आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे थे कि इसकी मानव जनन अध्याय में हमारा युग्मक जनन प्रक्रिया की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था क्या शुक्र जनन, जो हो सकता है कई बच्चों को जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज मैं वापस से पूरा रिवाइज करा दूंगा, पूरा वापस से बताऊंगा, अंत तक बताऊंगा किसके बारे में, जो नर युग्मक जनन प्रक्रिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। ठीक है, तो बेटा जी आज किसकी बात करने वाले हैं, युग्मक जनन। कौन से युग्मक की बात करेंगे, नर युग्मक जनन की यानी शुक्र जनन की। ठीक है, तो युग्मक जनन में हमें इसका निर्माण करना है, किसका, शुक्राणु का। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, शुक्र जनन बोला था, बताया था। बेटा जी शुक्र जनन जो होता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या नाम दिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो शुक्र जनन प्रक्रिया जो है बेटा जी, ये मैंने आपको बताया था, ये 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, और वो 2 चरण कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन से 2 चरण हैं जिनमें ये संपन्न होती है, ध्यान से सुनिए बेटा जी। वो 2 चरण हैं, एक का नाम है शुक्राणु प्रसु जनन, एक का नाम है शुक्राणु प्रसु जनन, और एक दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरा चरण जो है, दूसरा स्टेप जो है, उसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या बोला था, याद करिए, मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस और इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये 2 भागों में संपन्न होती है कौन बेटा जी, हमारी पूरी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले ये होएगी, फर्स्ट ये होएगी, सेकंड ये होएगी। मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया था, कुछ इस तरीके का दिखाया था और बोला था बाद में समझाऊंगा, आज भी बाद में ही समझाऊंगा, पहले एक एक करके चीज समझते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुक्राणु प्रसु जनन, इसकी बात करेंगे। आइएगा ध्यान से सुनिए, शुक्र जनन में पहला चरण पढ़ेंगे क्या, शुक्राणु प्रसु जनन। ठीक है, अब ये शुक्राणु प्रसु जनन को समझने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था क्या होगा। जैसे ही एक नर, जैसे मैं एक नर, जैसे ही एक नर लगभग 12 से 14 वर्ष का होता है। ठीक है, तो याद करिए मेरे अंदर जितने भी नर, जितने भी मेल्स, जितने भी लड़के इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, उनमें 12 से 14 वर्ष की आयु में यौवन प्राप्ति होती है। इट मीन्स क्या होएगा, ध्यान से सुनना, उनमें उनके मस्तिष्क का एक भाग था, क्या नाम था, याद करिए, हाइपोथैलेमस। याद आ रहा है, ये हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला था, कौन, GnRH। फुल फॉर्म में पहले फिर बोल रहा हूं, फुल फॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूं, गोनेडोट्रोफिन स्त्रावी हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और इसने जाकर प्रेरित किया था किसको, पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि ने बदले में 2 हार्मोन निकाले थे, एक का नाम LH और एक का नाम FSH। LH की फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं पहले, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और FSH की पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बता चुका हूं। ठीक है, याद रखना। अब जिनको फुल फॉर्म अभी भी याद नहीं है, एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ताकि वो फुल फॉर्म जरूर याद रखें। GnRH, इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख रहा हूं, याद रखना, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है,
बस हिंदी में रिलीजिंग की जगह स्त्रावी याद रखना, गोनेडोट्रोपिन स्त्रावी हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हिंदी में भी क्या बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं फॉलिकल को क्या बोलते हैं, पुट्टिका। स्टिमुलेटिंग का मतलब प्रेरक या प्रेरित हार्मोन। तो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन स्त्रावी हार्मोन, ठीक है। ये फुल फॉर्म बता दें। मैंने बोला एक लड़का, एक नर जैसे ही 12 से 14 वर्ष का होएगा, उसके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा, कौन, GnRH, जो जाकर पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। बदले में पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन निकालेंगे, LH और FSH, ठीक है। अब ये LH जाकर किसके ऊपर कार्य कर रहा था, आपको याद आ रहा होगा, हमने बात करी थी हमारी वृषण के अंदर कुछ 250 से 300 पालियां थी, वृषण पालियां, जिसके अंदर एक पाली में 1 से 3 क्या मिली थी, शुक्रजनक नलिका। इस शुक्रजनक नलिका में कुछ बड़ी बड़ी आधार कोशिकाएं थी और छोटी छोटी क्या थी, कुछ जर्म कोशिकाएं थी, याद आ रहा है। और इनके बीच में कुछ कोशिकाएं थी जिनका नाम क्या था, लेडिग कोशिका या अंतराली कोशिका, ठीक है। तो LH आया था और इन अंतराली कोशिका को प्रेरित किया था, और बदले में इन अंतराली कोशिका ने एक हार्मोन निकाला था, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन आकर प्रेरित करेगा किसको, इन कोशिकाओं को, जर्म कोशिकाओं को। वे जर्म कोशिका, ध्यान से सुनना, वे जर्म कोशिका जिनको आकर टेस्टोस्टेरोन प्रेरित कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है विभाजन के लिए, उनको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक जर्म कोशिका। क्या नाम देते हैं, प्राथमिक जर्म कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है। क्या बोला, वापस से सुनना, ये LH निकला था पीयूष ग्रंथि से, यहीं पर ये मस्तिष्क में ही है, कौन, पीयूष ग्रंथि। यहां से LH निकला और कहां पर जाएगा, वृषण में जाएगा, और वृषण में जाकर जो अंतराली कोशिका है उनको प्रेरित करेगा, और बदले में अंतराली कोशिका क्या निकालेंगी, हार्मोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जो नर लैंगिक हार्मोन था। ये टेस्टोस्टेरोन कुछ जर्म कोशिकाओं को प्रेरित करेगा विभाजन के लिए। उन जर्म कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया है, क्या, प्राथमिक जर्म कोशिका। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा था। अब ये प्राथमिक जर्म कोशिका वो कोशिका थी जिनको कौन प्रेरित कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। बदले में टेस्टोस्टेरोन इनको क्या संदेश दे रहा है, क्या, विभाजन करो। चलो जी, इन्होंने विभाजन किया, कौन सा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब जिनको समसूत्री विभाजन नहीं पता, पहले समसूत्री विभाजन देखो। देखो ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है जिसके अंदर, मान ले मेरी एक कोशिका है मेरे शरीर की, जिसमें 46 गुणसूत्र थे। कितने थे, 46, ठीक है। अब इस कोशिका ने जब समसूत्री विभाजन किया, तो नाम में जरा सोचिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, सूत्री वर्ड मतलब, सूत्री वर्ड किससे है, गुण सूत्र से, और सम का मतलब है समान। यानी एक ऐसा विभाजन जिसमें एक मात्र कोशिका से जब पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है।
कि मातृ कोशिका में भी 46 है तो पुत्री कोशिका में भी 46 है, यानी गुण सूत्रों की संख्या समान रहेगी विभाजन के फलस्वरूप। ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा? समसूत्री, जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। ठीक, सिंपल। चले आगे। अब जरा देखिए, ये एक कोशिका जिसमें 46 गुण सूत्र हैं। कितने गुण सूत्र हैं? 46। अब बेटा हम इसमें जो विभाजन कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं अर्धसूत्री। कौन सा? अर्धसूत्री। अब बेटा अर्धसूत्री विभाजन को हम बोलते हैं मियोसिस, जो 2 चरणों में संपन्न होता है। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम और एक होता है अर्धसूत्री द्वितीय। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो इस कोशिका में जब क्या होएगा? मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, तो 2 कोशिकाएं बनेंगी और इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आधी। 23 यहां, 23 यहां। तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या इस अर्धसूत्री प्रथम में, अर्धसूत्री प्रथम जो था, क्या एक ऐसा विभाजन है या नहीं है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है या नहीं हो रही है? सिंपल सा था। चले आगे। अब बेटा ये दोनों कोशिकाएं जो हैं, अब इनमें क्या होएगा? ये वृद्धि करेंगी और वृद्धि करके इनमें अब क्या होएगा? अर्धसूत्री सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री सेकंड बोला है, द्वितीय बोला है। ये किसके जैसा होता है? समसूत्री के जैसा। समसूत्री के समान होता है। किसके जैसा होता है? समसूत्री। अब समसूत्री में क्या था कि जो जनक कोशिका या मातृ कोशिका जो होती है, जिससे नई कोशिकाएं बनती है, उनके बीच में गुणसूत्रों की संख्या अगर देखें तो कैसी रहती है? समान रहती है। जनक कोशिका पुत्री कोशिका या मातृ कोशिका पुत्री कोशिका। ठीक है, नई कोशिका जिसका निर्माण पुरानी कोशिका से हो रहा है, इनके बीच में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान। इसको हम क्या बोलते हैं? समसूत्री। और इसी के जैसा ही होता है कौन सा? अर्धसूत्री द्वितीय, मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, यहां पर जो कोशिकाएं बनेंगी कितनी होगी गुणसूत्रों की संख्या? 23, 23, 23, 23। खुद देख लीजिए, ये नई कोशिका जनक कोशिका से पैदा हो रही थी। ये जनक कोशिका या मातृ कोशिका में 23 थे, तो इन दोनों में भी 23 है, यानी इनके बीच में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान है, यानी समसूत्री के जैसा है। कौन सा? अर्धसूत्री। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो हमेशा, याद रखना, भूल मत जाना, जो हमेशा एक कैसी कोशिका में होता है? द्विगुणित कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में होता है? द्विगुणित। हमारे अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगुणित कितनी होती है? 23। ठीक है, भूल मत जाना, हमेशा किसमें होता है? द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। सिंपल सा था। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जानबूझकर बताया, ये सारी चीजें रीजन था। अब देखिए, इधर देखिएगा बेटा जी, ये जो है ना समसूत्री विभाजन होएगा किसमें? प्राथमिक जर्म कोशिकाओं में। यहां पर वे कोशिका जिनको कौन प्रेरित कर रहा था? जिनको कौन प्रेरित कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने जिन जर्म कोशिकाओं को प्रेरित किया उनको हमने बोला प्राथमिक जर्म कोशिका, जिन्होंने लगातार विभाजन किया और विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाया। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं द्विगुणित। कैसी हैं बेटा? ये द्विगुणित है। ठीक है, सिंपल सा। कैसी हैं बच्चों? द्विगुणित है, यानी यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। द्विगुणित का मतलब हमारे अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, अब जरा सोचिए, समसूत्री विभाजन होएगा तो जो यहां पर कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन है। ठीक है, अब वो जो कोशिकाएं बनेंगी उनका नाम है बेटा जी, याद रखना, शुक्राणु
जन कोशिका या सिंपल शुक्राणु जन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या यहां से यहां तक की जो अवस्था है, क्या मैं उसे गुणन अवस्था बोल सकता हूं? सोचिए, क्या मैं उसे गुणन अवस्था बोल सकता हूं? सोचना, क्या यहां से यहां गुणन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, संख्या बढ़ाई जा रही है? किसकी? प्राथमिक जर्म कोशिका जो अंदर मिल रही थी, शुक्राणु शुक्र जनक नलिका के अंदर जो जर्म कोशिका, जिनको आकर प्रेरित किया टेस्टोस्टेरोन ने। टेस्टोस्टेरोन किसने निकाला था? लिडिक कोशिका ने। जिसको प्रेरित कौन कर रहा था? एलएच। और एलएच कहां से निकला था? पीयूष ग्रंथि से। कब निकला था? जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच ने निकलवाया था। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच कब निकलेगा? जब एक लड़का 12 से 14 वर्ष का होएगा। तो ये प्रक्रिया इतनी सी समझ में आई है, उल्टा भी सीधा भी। मैं एक लड़का हूं, जैसे ही 12 से 14 वर्ष का हुआ था, मेरे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से क्या निकला? जीएनआरएच। पीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया, क्या निकला? एलएच एफएसएच। एलएच आया किसमें? वृषण में। और आकर जो शुक्र जनक नलिकाएं हैं उनके बीच में जो लेडिक कोशिका, उनको प्रेरित किया क्या निकालने के लिए? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनक नलिकाओं में गया और वहां जाकर कुछ जर्म कोशिका को प्रेरित कर रहा है। जिनको प्रेरित कर रहा है उनको हमने बोला क्या प्राथमिक जर्म कोशिका, जो लगातार विभाजन कर रही है। कौन सा? समसूत्री विभाजन। अपनी संख्या को बढ़ा दिया है। जब बढ़ा दिया तो जो नई कोशिका बन रही है उनका नाम है शुक्राणु जन कोशिका। खत्म। इतनी सी बात समझ में आ गई है। ये अवस्था क्या कहला रही थी? गुणन अवस्था। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मान लो ये हमारी कौन है? प्राथमिक जर्म कोशिका है। ठीक है, क्या किया बेटा इसने? विभाजन किया। दो कोशिकाएं बनाई, छोटी हैं, दोनों छोटी हैं, बन गई। ये कौन है बेटा? ये हमारी शुक्राणु जन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया है। अब जरा सोचिए, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये शुक्राणु जन कोशिका विभाजन करेंगे कि पहले वृद्धि करेंगी? बताया था ना आपको भाई, ये एक बड़ी सी कोशिका जब विभाजन करती है तो दो छोटी छोटी कोशिकाएं बनाई हैं। अब ये छोटी छोटी कोशिकाएं क्या करेंगी? ये पहले वृद्धि करेंगी। ठीक है, ये बड़ी होंगी आकृति में। ठीक है, अब जब ये वृद्धि करेंगी, ग्रोथ करेंगी, क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी, ग्रोथ करेंगी। जब ये आकृति में बढ़ जाएंगी तो बेटा जी इनको अब क्या बोला जाएगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या नाम दिया है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी द्विगुणित होगी या नहीं होगी? भाई ये कोशिका सिर्फ वृद्धि कर रही है, आकार बढ़ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या थोड़ी ना बढ़ रही है, उतनी रहेगी ना केंद्र। ठीक है, तो ये भी कैसी होगी? द्विगुणित। ये कैसी थी? द्विगुणित। ये भी कैसी है? द्विगुणित। कितनी अवस्थाएं हो गई हैं? दो। पहली थी गुणन अवस्था, अब ये अवस्था क्या कहलाएगी बेटा? सीधी सी बात है, इस अवस्था में गुणन हो रहा है कि वृद्धि हो रही है? आप बोलेंगे सर वृद्धि हो रही है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? वृद्धि अवस्था। सिंपल। क्या नाम देंगे? वृद्धि अवस्था। इसको हमने क्या नाम दिया? गुणन अवस्था। तो दो अवस्थाएं हो चुकी हैं यहां पर, किसमें? शुक्राणु प्रसू जनन में। ठीक है, चलें आगे। अब आखिरी तीसरी अवस्था ध्यान से देखना। देखिए बेटा जी, हमने यहां पर किसका निर्माण कर दिया है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का। ये मान लेते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। यही दिखाई थी ना? देख लीजिए, यही थी ना प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। दो है, मैंने इनमें से एक वहां पर बना दी। कौन? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जो कैसी है? द्विगुणित है। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, इसमें होएगा विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री। ठीक है, अब जब अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो सोच समझकर मुझे बताएं, सबसे पहले कौन सा होता है? अर्धसूत्री प्रथम कि अर्धसूत्री द्वितीय? आप बोलेंगे सर सबसे पहले होएगा कौन सा?
अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, अब बेटा अर्धसूत्री प्रथम जब होएगा, ध्यान से सुनना, अर्धसूत्री प्रथम जब होएगा, मियोसिस फर्स्ट जब होएगा, इसमें इन कोशिका में, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर मैंने इंग्लिश में नहीं बताया इनको क्योंकि जगह नीचे है नहीं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये वर्ड भी याद रखना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि कई बार ना बुक्स में शुक्राणु कोशिका ना दे करके लिखा हो, हिंदी में लिख देते हैं स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी ऐसे लिख देंगे, क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। आप एग्जैक्टली ऐसे याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंग्लिश में, हिंदी में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जिसमें होएगा अब क्या, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अब आप खुद सोचिए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जब होएगा तो कोशिकाएं बनेंगी। ये देखिए, इसमें ये कौन थी हमारी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इसमें हुआ क्या, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो दो कोशिकाएं बन रही हैं। अब जरा सोचिए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उतनी रहती है, आधी हो जाती है ना। यानी यहां पर अगर 46 थी तो यहां पर 23 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसको मैं क्या बोलूंगा, अगुणित कोशिका बोलूंगा। देख लीजिए, 46 से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो जाएगा तो कितनी होंगी, 23। ये द्विगुणित थी तो ये क्या होंगी, अगुणित हो जाएंगी। सिंपल, नाम में क्या रहा है, अर्धसूत्री, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, अर्ध यानी आधी। ठीक है, सिंपल सा था। अब ये जो कोशिकाएं बनेंगी इन्हें हम बोलेंगे, याद रखना, क्या, द्वितीय शुक्राणु कोशिका। सिंपल, क्या नाम दिया बेटा जी, द्वितीय शुक्राणु कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये हमने बना दिए क्या, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सिंपल सी प्रक्रिया थी। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। अब आप मुझे बताएं, ये जो द्वितीय शुक्राणु कोशिका है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये द्वितीय स्पर्मेटोसाइट जो है, अब इनमें क्या होएगा, सोचिए, इनमें क्या होएगा, अर्धसूत्री सेकंड होएगा। और अर्धसूत्री सेकंड जो था, याद करिए, वो किसके जैसा था, याद करिए, अभी बताया था आपको किसके जैसा था, समसूत्री के जैसा था ना। यानी इन कोशिका में जब मियोसिस सेकंड होगा, क्या होएगा, मियोसिस सेकंड जब होएगा इन कोशिकाओं में, तो जो कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी, अगुणित ही तो होंगी, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। यहां पर किसमें, अर्धसूत्री सेकंड, जो किसके जैसा है, समसूत्री के जैसा। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं बनेंगी बेटा, इनको बोलते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिका। ये सिंपल क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसू बोल देते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु प्रसू, या कुछ जगहों पर लिखा होगा शुक्राणु पूर्व भी लिखा होगा। इनको क्या लिखा होगा, शुक्राणु पूर्व। ठीक है, तो घबराइएगा मत, एक ही चीज है ये। तो या तो शुक्राणु प्रसू बोल दीजिए, शुक्राणु पूर्व बोल दीजिए, ये स्पर्मेटिड बोल दीजिए। अब ये बनी है क्या, स्पर्मेटिड। तो आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना, आपसे कोई पूछे एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितनी शुक्राणु प्रसू कोशिका बनेंगी, तो 4 बनेंगी या नहीं बनेंगी, सोचिए, दिमाग लगाएं, आपके सामने है। एक थी ना ये, 1 से 2 क्या बनी, शुक्राणु, 1 से 2 क्या बनी, द्वितीय शुक्राणु कोशिका।
और 2 द्वितीय शुक्राणु कोशिका से क्या बनी है? 4 शुक्राणु प्रसू कोशिका। ये जरूर याद रखना। और कौन द्विगुणित है, कौन अगुणित है, ये भी याद रखना। यहां पर अगर 46 गुणसूत्रों की संख्या है तो यहां पर 23 होगी इन दोनों में, और इन सब में भी क्या होगी? 23 होगी। क्लियर है? तो ये आखिरी में जरा ध्यान से सुनना, ये जो पूरी अवस्था थी ना, ये वाली पूरी अवस्था, इस पूरी अवस्था को, जो यहां से यहां तक की जो पूरी अवस्था है, इस अवस्था को हम बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। याद रखना, कौन सी अवस्था? परिपक्वन अवस्था। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या नाम दिया बेटा जी? इस पूरी अवस्था को क्या बोला है? परिपक्वन अवस्था। अब थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज कर लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से देखना। देखिए बेटा, हम यहां पर बात कर रहे थे शुक्र जनन। मैंने आपको बताया कि शुक्र जनन जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, वो 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले होता है शुक्राणु प्रसूत जनन। अब नाम में जरा सोचिए, शुक्राणु प्रसूत जनन, इंग्लिश में बोला है स्पर्मेटिडो। स्पर्मेटिड वर्ड आ रहा है, स्पर्मेटिड आ रहा है ना। और फिर आ रहा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जनन, किसी चीज का निर्माण। किसका निर्माण? स्पर्मेटिड का। जनन यानी निर्माण। किसका निर्माण? शुक्राणु प्रसू का। यानी हम किसका निर्माण करेंगे पहले चरण में? किसका? शुक्राणु प्रसू कोशिका का या स्पर्मेटिड का निर्माण करेंगे। किससे? जर्म कोशिका से। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्राणु प्रसू जनन। ठीक है। दूसरा क्या आएगा? शुक्राणु जनन, वो बाद में आएगा, पहले हमने इसकी बात करी। हमने बोला क्या हुआ भैया, एक लड़का जब एक लड़का 12 से 14 वर्ष का हुआ तो मस्तिष्क से, हाइपोथैलेमस से क्या निकला? जीएनआरएच। पीयूष ग्रंथि से निकलवाया एलएच और एफएसएच। अब ये एलएच क्या करा? अंतराली कोशिका या लेडी कोशिका को जाकर प्रेरित किया और क्या निकाला? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने शुक्र जनक नलिका के अंदर जो प्राथमिक कुछ ऐसी जर्म कोशिका थी जिनको प्रेरित किया क्या करने के लिए? गुणन। उनको हमने बोला प्राथमिक जर्म कोशिका। तो वे जर्म कोशिका जिनको कौन प्रेरित कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। गुणन करने के लिए, विभाजन करने के लिए, समसूत्री विभाजन करने के लिए उनको हमने क्या बोला? प्राथमिक जर्म कोशिका। इन्होंने विभाजन किया, समसूत्री विभाजन, जिससे जो कोशिकाएं बनी है उनका नाम था क्या? शुक्राणु जन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी। वृद्धि करेंगी तो वृद्धि करने के बाद बड़ी हो जाएंगी, तब हमने इनको नाम दिया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। 2 अवस्थाएं हुई यहां पर, पहले गुणन हुआ, फिर वृद्धि। फिर इसके बाद हमने बात करी क्या? तीसरी अवस्था। पहली गुणन अवस्था, दूसरी वृद्धि अवस्था, तीसरी जो है परिपक्वन अवस्था। अब इसमें क्या हुआ? हमने देखा जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो बनी थी, जो कैसी थी? द्विगुणित थी। यही देखा था ना, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो थी कैसी थी? द्विगुणित थी। हमने इसमें क्या कराया बेटा? इसमें हमने अब स्टार्ट कराया क्या? परिपक्वन यानी अर्धसूत्री विभाजन। जो 2 चरणों में, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम में क्या बनी है? 2 कोशिका बनी है, अगुणित है। ये द्विगुणित थी, ये अगुणित है, और ये भी अगुणित है। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी, ये मैंने यहां पर आपको बता दिया। जबकि अर्धसूत्री सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। किसके? इसके नहीं, इसके। ये इससे बन रही है ना, ये नई कोशिका इससे बन रही है ना, तो जितनी इसमें होंगी गुणसूत्र उतने ही इन दोनों में होंगे। बस वही चीज हमने यहाँ पर देखी। और लास्ट में हमने किसका निर्माण कर दिया? शुक्राणु प्रसू कोशिका का। ये हमारा खत्म हुआ है। जरा सोचिए, पहला चरण किसका? जरा देखिए, पहला चरण किसका बेटा जी? हमारे शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण हुआ है। कौन सा? शुक्राणु प्रसू जनन। अब आखिरी दूसरा जो है बेटा, वर्ड भूल जाते हैं, वर्ड मत भूल जाना। कहीं शुक्र जनन को शुक्राणु जनन कर दो, शुक्राणु जनन को शुक्र जनन कर दो, भूल मत जाना। ये दूसरा जो चरण है किसका? इस प्रक्रिया का, शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया का, शुक्र जनन प्रक्रिया का जो दूसरा स्टेप है उसका नाम है शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। ये वर्ड भी याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि कई बुक्स में ध्यान से सुनना, कई बोर्ड्स में, कई बुक्स में क्या होता है, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख दिया जाता है, तो गौर से इंग्लिश के वर्ड भी याद रखना। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा जी, यहां पर दूसरा
और आखिरी चरण जो था शुक्र जनन का वो था शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, बेटा ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आपने याद रखना है। क्या देखिए, इससे पहले वाले चरण में हमने क्या बना दी थी, शुक्राणु प्रसु कोशिका। दिख रही है ये शुक्राणु प्रसु कोशिका? कैसी दिख रही है? गोल गोल दिख रही है। 1 2 3 4 4 दिखा दी है मैंने। कैसी हैं? अगुणित हैं। कैसी हैं बच्चों? अगुणित है। कौन है ये? शुक्राणु प्रसु है ये, याद रखना, स्पर्मेटिड है ये। ठीक है, अब आपने सीधा सीधा बिंदु याद रखना है क्या, कि शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें ध्यान से सुनना, क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन आता है। क्या वर्ड बोला मैंने? संरचनात्मक परिवर्तन, यानी संरचना में, स्ट्रक्चर में चेंज आता है। संरचना में क्या आता है? परिवर्तन आता है। और कुछ परिवर्तन ऐसा आता है, कुछ संरचनाएं ऐसी बन जाती है, कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है। ठीक है, ऐसे यहां पर भी सेम टू सेम। यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, ये जो संरचना यहां पर बनी है बेटा जी, केवल क्या हुआ है, इन कोशिकाओं में संरचना, इन कोशिकाओं की संरचना में कुछ परिवर्तन आया। यानी हमने यहां पर क्या देखा, संरचनात्मक परिवर्तन देखा है। यानी स्ट्रक्चर में यहां से यहां क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखिए ना, खुद देखिए, गोल आकृति की थी और ये कुछ इस आकृति की संरचनाएं बन रही हैं। ये जो संरचनाएं बन रही हैं, इनको बोला जाता है सिंपल शुक्राणु। इन संरचनाओं को, ये जो बनी हैं, इन संरचनाओं को हमने क्या नाम दिया है, शुक्राणु। इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं बनी हैं, इन संरचनाओं को हमने बोला शुक्राणु या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो सिंपल तरीके से याद रखना, ये जो प्रक्रिया थी, कौन सी, दूसरी, इसमें कोई विभाजन, कोई वृद्धि, कुछ नहीं। इस प्रक्रिया में कोई विभाजन, कोई वृद्धि, कुछ नहीं। सीधा सीधा क्या हो रहा है, यहां पर संरचनात्मक परिवर्तन आ रहा है। किसमें? शुक्राणु प्रसु कोशिका में, यानी स्पर्मेटिड में संरचनात्मक परिवर्तन आए और निर्माण हो गया है किसका, शुक्राणुओं का। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। बस इतना सा ही था। समझ में आया? एक बार जरा देखिए फटाफट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी। ये पूरी प्रक्रिया कौन सी, शुक्राणु जनन, और इससे पहले वाली कौन सी थी बेटा जी, हमारी यहां पर शुक्राणु प्रसु जनन। ये दो प्रक्रियाएं मिलकर क्या कहला रही है, शुक्र जनन। ठीक है, अब जरा देखिए, मैंने बोला था ना ये वाला डायग्राम में लास्ट में बताऊंगा ना। देखिए, क्या आपको ये वर्ड याद आ रहा है, स्पर्मेटोगोनिया? याद आ रहा है? बताया था, याद करिए, अभी अभी बताया था, देख लीजिए। ये देखिए यहां पर स्पर्मेटोगोनिया दिख रही है। ठीक है, देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया, इन स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करी थी, वृद्धि करी थी। ये लो थोड़ा सा आकृति में बड़ी हो गई। क्या बोला था इनको हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखते जाइए क्या बोला था, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला ना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका।
ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ था। यस, प्रथम हुआ था कि द्वितीय हुआ था? प्रथम हुआ था भैया। कौन सा हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, जिससे दो कोशिकाएं बनी हैं। ये दो, इनको हमने क्या बोला? द्वितीय शुक्राणु कोशिका, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बताया था। अब इन द्वितीय शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ था? अर्धसूत्री सेकंड, जो किसके जैसा था? समसूत्री के जैसा, जिससे ये कोशिकाएं बनी है। इनको हमने क्या बोला था? शुक्राणु प्रसु। क्या बोला था? शुक्राणु प्रसु। अब यहां तक की जो प्रक्रिया जो थी, ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इसमें एक कोशिका नहीं दिखाई है, बस जर्म कोशिका। इससे पहले क्या आएगी? जर्म कोशिका आएगी। ठीक है, प्राथमिक जर्म कोशिका। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या कहला रही है? शुक्राणु प्रसु जनन। अब याद करिए, इसके बाद कौन सी थी? शुक्राणु जनन, जिसमें हमने क्या बोला? केवल और केवल संरचनात्मक क्या आ रहे हैं? परिवर्तन आ रहे हैं। किसमें? इन शुक्राणु प्रसु में। अब देखिए, शुक्राणु प्रसु, ये देखिए, और फिर इसके नीचे वाली ये संरचनाएं देखिए। ये यहां से यहां संरचनात्मक परिवर्तन आए और कुछ पूंछ जैसी संरचना यहां पर बन गई है, कुछ तंतु रूपी संरचना यहां पर बन गई है। ठीक है, इन संरचनाओं को हमने बोला था क्या? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, हिंदी में बोला था शुक्राणु। यहां से यहां तक की प्रक्रिया क्या कहला रही थी? शुक्राणु जनन। ये हमारा खत्म हुआ है क्या बेटा जी? जरा सोचिए, पूरा का पूरा क्या? शुक्र जनन, यानी नर युग्मक जनन। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है क्या बेटा जी? यहां पर शुक्राणु की संरचना। क्या आता है बच्चों? शुक्राणु की संरचना। ठीक है, मैं सिर्फ संरचना बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से शुक्राणु की जो संरचना है उसमें अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बस डायग्राम बना रहा हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट भी कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में? मादा युग्मक जनन, जो बहुत टफ पड़ता है। ध्यान से सुनना, जहां पर हम अंडाशय का, याद आ रहा है अंडाशय की काट पढ़ी थी हमने, अंडाशय की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, जिसमें कुछ शब्द थे, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफी पुटक, है ना? कुछ याद आ रहे? कॉर्पस ल्यूटियम, ऐसे कुछ शब्द याद आ रहे हैं? वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये है बेटा शुक्राणु की संरचना। अभी सिर्फ इतना सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इस शुक्राणु की संरचना में 4 भाग होते हैं। ये वाला भाग जो बिल्कुल ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है शीर्ष, यानी हेड। ठीक है, एक छोटा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ भाग, ये वाला, इसे बोला जाता है ग्रीवा, नेक। ठीक है, फिर वापस से थोड़ा सा बड़ा सा भाग, ये वाला, जिसे बोला जाता है मध्य खंड, मिडिल पीस। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा, ये जो एक पूंछ सी लटक रही है, इस पूंछ को क्या बोला जाता है? सिंपल पूंछ ही बोला जाता है, टेल। ठीक है, तो कुल मिलाकर
कितने भाग होते हैं बेटा जी, याद रखना आपके 4 भाग होते हैं। किसके? शुक्राणु के। अब ये 4 भाग जो हैं, पहला भाग शीर्ष, इसमें क्या क्या मिलेगा? ग्रीवा, इसमें क्या मिलेगा? मध्यखंड, इसमें क्या मिलेगा? पूंछ, इसमें क्या मिलेगा? यानी हम अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो ये जो पूरी संरचना है किसकी? शुक्राणु की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब बेटा जी समय हुआ है किस चीज का? 1 मिनट रिवीजन, यानी एक बार मैं आपको बता देता हूं आज हमने क्या पढ़ा है। तो बेटा जी आज हम लोगों ने शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा, यानी नर युग्मक जनन प्रक्रिया को पढ़ा, जिसको हमने बोला था शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन जो था वो 2 चरणों में संपन्न हो रहा था। पहला था क्या? शुक्राणु प्रसू जनन यानी स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और दूसरा था क्या? शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। हमने पहला चरण पढ़ा कौन सा? शुक्राणु प्रसूत जनन, जिसमें हमने देखा कि जर्म कोशिका जो किसके अंदर थी? शुक्र जनक नलिका के अंदर थी। उनमें क्या हुआ? विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे बनी क्या? शुक्राणु जन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। ये पहली अवस्था थी। दूसरी, ये शुक्राणु जन कोशिका या शुक्राणु जन या स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? वृद्धि करती है। क्या बनाती है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, जिससे जो कोशिकाएं बनती है वो अगुणित हो जाती है, जिनका नाम होता है द्वितीय शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर द्वितीय शुक्राणु कोशिका में होएगा अर्धसूत्री सेकंड, जिससे बनेगी शुक्राणु प्रसू कोशिका, वो भी होंगी अगुणित। ये हमने पढ़ा। सबसे पहला चरण था किसका? शुक्र जनन का। कौन? शुक्राणु प्रसू जनन, यानी हमने जर्म कोशिका से शुक्राणु प्रसू कोशिका का निर्माण कर दिया। अब दूसरा चरण बिल्कुल सिंपल सा, क्या कि जो शुक्राणु प्रसू कोशिका बनाई आपने, उन शुक्राणु प्रसू कोशिका की संरचना में, उनकी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, और एक ऐसी संरचना बनाएंगे जिसमें पूंछ से निकल रही है, जिसको हमने बोला क्या? शुक्राणु स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। इट मींस शुक्राणु प्रसू कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, ध्यान से सुनना, शुक्राणु प्रसू कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, ये पूरा था क्या बेटा जी? शुक्र जनन। समय होता है किस चीज का? क्विज का। रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। बार्थोलिन ग्रंथि जो है वो कहां स्थित है? पहला ऑप्शन योनि के दोनों ओर, दूसरा वास डिफरेंस के दोनों ओर, तीसरा लिंग के दोनों ओर, चौथा फैलोपियन ट्यूब के दोनों ओर। याद करिए, बार्थोलिन ग्रंथि मैंने आपको बताई थी, जो काउपर ग्रंथि के जैसा कार्य कर रही थी। कहां पर मिल रही थी? जब हमने सहायक ग्रंथियां पढ़ी थी स्तन ग्रंथि के बाद में। इतना हिंट दे दिया, अब जरा सोचिए कहां पर मिल रही थी। दूसरा प्रश्न, किसमें निम्नलिखित में से 23 गुणसूत्र मिलते हैं? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सोचना है इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें 23 गुणसूत्र मिलेंगे, यानी अगुणित गुणसूत्र मिलेंगे। आराम से तसल्ली से करिएगा, भागा दौड़ी मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ कर करिएगा। पहला ऑप्शन शुक्राणुजन, दूसरा युग्मनज, तीसरा द्वितीय शुक्राणु कोशिका, चौथा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जिसमें 23 गुणसूत्र मिल रहे थे? चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। बार्थोलिन स्थित होती हैं, जरा सोचिए, बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती हैं वो कहां स्थित थी? याद आ रहा है? योनि द्वार था, योनि छिद्र था, उसके दोनों तरफ एक जोड़ी क्या मिल रही थी? एक इधर एक इधर। क्या मिल रही थी? बार्थोलिन ग्रंथि मिल रही थी, यानी योनि के दोनों ओर मिल रही थी क्या? बार्थोलिन ग्रंथि। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है डेफिनेटली वो लगा देंगे, पिछले से पिछला लेक्चर जो देखा होगा डेफिनेटली लगा देंगे। क्या हमने क्या सहायक
ग्रंथियां पड़ी थी, जिसमें स्तन ग्रंथि भी पड़ी थी और बार्थोलिन ग्रंथि भी पड़ी थी। और बताया था ये बार्थोलिन ग्रंथि क्या कर रही थी, जरा सोचिए, श्लेष्मा स्रावित कर रही थी, जो संभोग प्रक्रिया को, मैथुन प्रक्रिया को सुगम बना रही थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। दूसरा प्रश्न था बेटा, इनमें से किसमें 23 गुणसूत्र मिलेंगे? 23 गुणसूत्र, इनमें से, इन 4 कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं जिनमें 23 गुणसूत्र मिलते हैं? ठीक है, अब 23 का मतलब अगुणित गुणसूत्र। ठीक है, सोचिए, शुक्राणु जन यानी स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म कोशिका से बनाई थी समसूत्री विभाजन से, कैसी थी, द्विगुणित थी, यानी यहाँ पर 46 होंगे, 2n है ये। ठीक है, युग्मनज कैसे बनता है, जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु जुड़ते हैं। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। जब ये दोनों निषेचन करते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। कितने होते हैं बेटा जी, वहां पर भी 46 होते हैं, यानी वो भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। देखो ऐसा हुआ है कतई। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जरा सोचिए, इन्होंने जब वृद्धि करी थी तो क्या बनी थी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यानी इनमें भी 46 है, यानी ये भी द्विगुणित है। लेकिन इन्होंने जब अर्धसूत्री विभाजन पहला किया था तो अगुणित हो गई थी गुणसूत्रों की संख्या, क्या बनी थी, द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनी थी। तो इनमें मिलेंगे 23 और ये है अगुणित। आंसर आपका है थर्ड। अब जरा सोचिए, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर को ध्यान से सुना, जिनका ये वाला आंसर करेक्ट है, सोचिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, कृपया करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब बेटा जी आज का होमवर्क ये है। आज का होमवर्क सिंपल से 3 प्रश्न है, जरूर करिएगा, भूलना नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें होमवर्क करने की। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे किसकी बेटा जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना की, डिटेल में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।